नमस्कार साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में। साथियों, जैसा कि कल आपको बताया गया था कि हम एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच लेके आ रहे हैं, वो भी यूपीएसआई का। और हमारी पूरी टीम आपको उस एग्जाम को क्रैक करने में मदद करने वाली है, जिसमें दिवाकर सर आपको बहुत शानदार तरीके से मैथ पढ़ा ही रहे हैं। और रीजनिंग वाले सर विवेक सर की तो बात ही क्या कहें, बहुत शानदार रीजनिंग आपको पढ़ा रहे हैं। उसी कड़ी में एक छोटा सा चेहरा मेरा है, जिसे आप पहचान रहे होंगे या फोटो में देख करके। मैं नीरज शर्मा आप सबको जीएस में पूरी टीम को लीड करूंगा, और साथ ही आपको इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजव्यवस्था और जो आपका मूल विधि का पोर्शन है उसे मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा। अब यहां पर आज की क्लास में हम समझने वाले हैं कि जीएस का विशेष रूप से कितने क्वेश्चन हैं, ये तो आप जानते हैं, और उसको कैसे कवर करें ये मैं आपको बताऊंगा। कितने क्वेश्चन कहां से आएंगे, किस सब्जेक्ट से आएंगे, किस तरह से पढ़ना होगा और किस तरह से हम उसे कवर करेंगे। तो साथियों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें थोड़ा बहुत ये मैंने अपने बारे में बता दिया है, ताकि आप थोड़ा सा विश्वास कर सकें कि मैं वो जो पढ़ाने वाला हूं बहुत अनुभव के साथ बहुत अच्छा पढ़ाने वाला हूं। ये बीएससी मैंने अब किया हुआ है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। मैंने पीसीएम मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से एक बार पहले बीएससी किया ग्रेजुएशन में। फिर मेरा एमए है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये आपका पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन में। उसके बाद फिर मेरा एमए है हिस्ट्री से, और मैं 7 साल से अधिक समय हो गया ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते पढ़ाते। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हमारी ये पुरानी टीम है, इस टीम के लगे हुए, इस टीम के लगाए हुए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपने अपने पदों पर कार्यरत हैं। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत जल्दी ही हमें खबर देने वाले हैं कि आप भी जहां के लिए निकले हो वहां पहुंच चुके हो। ये मैं उन बच्चों से बात करने के लिए यहां लिखा हुआ है कि जो अभी हाल ही में यूपी पुलिस का कांस्टेबल का जो भर्ती हुआ है, उस कांस्टेबल की भर्ती में जो बहुत नजदीक से बाहर हुए, कट ऑफ के बहुत आसपास से बाहर हुए, टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, मनोबल नहीं हारना है। आ गई ना वैकेंसी, अब ये मौका आपके पास है, इसे छोड़ना नहीं है, अब चूकना नहीं है, बार अचूक होना चाहिए। कांस्टेबल नहीं सही 2 स्टार लेंगे। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर विवेकानंद जी का बहुत अच्छा प्यारा सा कोट यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी भूल के कारण अगर कल दुख में बीता है तो बेटा उसे याद रखो, भूलना नहीं है, उसे याद रखो और आज को बेहतर बना दीजिए। आप पढ़िए, मेहनत करिए और साथ ही आपका सफलता प्राप्त करिए। मेरे प्यारे साथियों, यह परीक्षा पैटर्न के बारे में आपको यह बताना चाहता हूं। अगर परीक्षा पैटर्न की हम बात करें तो साथियों, आपके सामान्य हिंदी से 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो 100 अंक के होंगे। ये आपको हिंदी के जो हमारे अध्यापक है वो बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, किस तरह से पढ़ना है वो भी बताएंगे, किस तरह से उसे किया जाना है, किस तरह से अंक ज्यादा से ज्यादा है वो आपको बताएंगे। और ये जो पोर्शन है जीएस का, ये हमारी टीम, मेरी टीम आपको कराएगी, जिसमें से कुछ पोर्शन मैं आपको कराऊंगा। जीएस के भी बेटा 40 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि बिल्कुल 100 अंक के, किसी से कम नहीं, 100 अंक के हैं। और साथ ही रीजनिंग पढ़ाने वाले विवेक सर जो कि बहुत शानदार पढ़ाते हैं, और 40 क्वेश्चन रीजनिंग के रहने वाले हैं, ये भी आपके 100 नंबर के होंगे, 100 अंक के होंगे। फिर उसके बाद गणित का सेक्शन रहेगा, यानी कि चारों सेक्शन में 40-40 क्वेश्चन हैं और प्रत्येक सेक्शन के 100 अंक हैं। 2 घंटे का समय रहेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि 35% अंक प्रत्येक सेक्शन में लाने होंगे, तभी आपके आगे मार्क्स देखे जाएंगे और कट ऑफ क्लियर मानी जाएगी। यहां पर ये दिया हुआ है आपका आगे सामान्य अध्ययन में जो 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं वो किस सब्जेक्ट से पिछले एग्जाम में कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। तो यहां पर हम देख लेते हैं कि ये इंडियन पॉलिटी है, और इंडियन पॉलिटी में 15 से 16 क्वेश्चन जो पिछले एग्जाम हुआ है उसका अगर हम एक एनालिसिस करें तो उस एनालिसिस में 15 से 16 क्वेश्चन तो केवल भारतीय राजव्यवस्था से हैं। इतिहास की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन हैं, ज्योग्राफी के 2 से 3 क्वेश्चन हैं, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के 2 से 3 क्वेश्चन हैं, पर्यावरण एनवायरमेंट के 2 से 3 क्वेश्चन हैं, साइंस के
2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। आईपीसी और सीआरपीसी यानी कि मूल विधि से भी क्वेश्चन जो रहने वाले हैं वो है 5 से 6। कंप्यूटर किसी में नहीं पूछा एग्जाम में, किसी सिर्फ में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया है। करंट अफेयर की अगर बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहने वाले थे पिछले एग्जाम में। इस तरह से आपके क्वेश्चन आए हुए। अगर हम इनमें से ये 2 सब्जेक्ट को उठा लें यानी कि इंडियन पॉलिटी और आईपीसी सीआरपीसी, ये दोनों सब्जेक्ट मिलाकर के 20 से 22 क्वेश्चन आपको दे रहा है। 20 से 22 क्वेश्चन, वो भी 40 में से 20 से 22 क्वेश्चन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि 50 से 55% जीएस का जो पोर्शन है वो इन 2 सब्जेक्ट से आने वाला है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, इन क्लासों से, इन नोट्स से आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन करिए। एमसीक्यू मैं खुद कराऊंगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा बेटा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। सिर्फ आपको जो करना वो ये आप इसके नोट्स बनाने और आपका प्रॉपर रिवीजन करना। मैंने 5 डेज रूल बताऊंगा आपको, उसको आपको फॉलो करना होगा। एक भी बच्चा पीछे नहीं रहेगा। ये हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी कि हमारा जो मेन फोकस है वो किस किस पर रहेगा। ये देख लीजिए, मेन फोकस हमारा रहने वाला है वही सब्जेक्ट जो मैंने अभी बताए, इंडियन पॉलिटी और मूल विधि, क्योंकि ये 50 से 55% जीएस में अंक देने वाला है। आपके नोटिफिकेशन में यानी कि यूपीएसआई के जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसमें आपका सिलेबस बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं है, केवल है भारतीय संविधान और मूल विधि। लेकिन मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है, और ये कहां से बताया है? पुराने पेपरों को एनालिसिस करके, पुराने पेपर एनालिसिस किए और देखा क्वेश्चन तो पूरे के पूरे पॉलिटी से पूछे गए हैं। तो पूरे पॉलिटी का बहुत विस्तृत सिलेबस आपका ये है। सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं कि जो आज भारत का संविधान है इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इसके पीछे का इतिहास क्या है। क्यों? क्योंकि पहले तो राजतंत्र हुआ करता था, कुलीन तंत्र की व्यवस्था है, उसके बाद आपका ये बाद की व्यवस्थाएं आई हैं। उनमें से जो संविधान है ये किस तरह से बना, इसका इतिहास क्या है, उसमें सारे अधिनियम आपके ब्रिटेन के शासन के काल के, कंपनी के शासन के काल के, महारानी के आने के बाद के, सब में से कुछ ना कुछ सीखेंगे और हमने संविधान में क्या क्या लिया है ये देखेंगे। उसके बाद आपका आता है संविधान निर्माण के प्रमुख स्रोत, किस किस देश के संविधान से क्या क्या लिया गया है और उसके क्या महत्व है वो यहां पर समझेंगे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया, संविधान सभा में कितनी बैठकें हुई, किस बैठक में क्या हुआ, सारी महत्वपूर्ण बैठकों के बारे में आप देखेंगे। एक व्यक्ति ने संविधान नहीं बनाया था, संविधान बनाने के लिए अनेक समितियां हैं, उन समितियों के बारे में समझेंगे और समझेंगे संविधान की विशेषताओं के बारे में। उद्देश्य का प्रस्तावना, जिसे कहते हैं आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पहचान पत्र। तो इस पहचान पत्र में क्या क्या दिया हुआ है जो बताता है कि हमारे देश का मूड क्या है, नेचर क्या, प्रकृति क्या है, हमारे राष्ट्र की प्रकृति क्या है, हमारे राष्ट्र के मूल उद्देश्य क्या है, हमारे संविधान की स्थिति को लागू हुआ, हमारे सत्ता का सोर्स क्या है हमारे देश में। ये सारी बातें आपका प्रस्तावना में हम पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ क्या है और राज्य क्षेत्र क्या है, इसका बहुत डिटेल में समझने वाले हैं कॉन्सेप्ट के थ्रू, और उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। अगला चैप्टर आपका आता है नागरिकता यानी सिटीजनशिप। निवासी कौन होता है, नागरिक कौन होता है, दोनों में फर्क क्या है, इनके कौन कौन से अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, सभी को प्राप्त नहीं है, वो यहां पर समझने वाले हैं। अगला चैप्टर रहेगा आपका, अगला अध्याय रहेगा मौलिक अधिकार। ये संविधान का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 सारे के सारे मौलिक अधिकार क्या क्या हैं, कैसे हैं, क्या उनकी आपकी प्रासंगिकता है, कैसे कैसे हमें अधिकार है, ये सारे बताने वाले हैं। यहाँ पर सब लिखा हुआ हालांकि, लेकिन हम पढ़ेंगे आपकी क्लास में। समानता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, सब पढ़ने वाले हैं। उसका अगला चैप्टर आता है राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी कि हमारा संविधान न सिर्फ हमें अधिकार देता है बल्कि आने वाली सरकारों को क्या करना चाहिए देश हित में, क्या करना चाहिए जनता के हित में, उसके भी दिशा निर्देश देता है जो आपका दिया हुआ राज्य के नीति निदेशक तत्वों में। और
उसके बाद एक ये चैप्टर मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, जो हमारा संविधान में पहले से नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है और किस देश से लिया गया है, कितने मौलिक कर्तव्य पहले जोड़े गए थे, बाद में कौन सा जोड़ा गया है, किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया, सारी बातें बहुत डिटेल में करने वाले बेटा। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं संघ की कार्यपालिका और विधायिका के बारे में। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उसकी शक्तियां, मंत्रिपरिषद, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, संसद की कार्रवाई की प्रक्रिया, कैसे कार्रवाई होती है, और अलग अलग समितियां कौन कौन सी संसद की, इन सब पर हम यहाँ चर्चा करने वाले। मेरे कहने का मतलब ये है, ये रास्ता है, ये पगडंडी है जो आपको मंजिल तक पहुंचाएगी, और इस पगडंडी को मैं आज दिखा रहा हूं, इसे अच्छे से देख लेना। जो रास्ता ही नहीं जानता वो क्या पहुंचेगा मंजिल तक। तो ये सोच करके वीडियो स्किप मत करना कि सिलेबस ही तो बता रहे, पढ़ा थोड़ी ना रहे। सिलेबस देखना बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है इस रास्ते को समझना जिस रास्ते से गुजरना है। अगला आपका है राज्य की कार्यपालिका और विधायिका के बारे में। अभी तक हमने संघ की बात की थी, यहाँ राज्य की बात कर रहे हैं। यहाँ राज्यपाल पढ़ेंगे, उसकी शक्तियों को पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद देखेंगे राज्य की, महाधिवक्ता, विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, विधानमंडल के तहत पढ़ेंगे, विधानमंडल की विधायी प्रक्रिया को समझेंगे। फिर आपका न्यायपालिका, न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, इन सबको बहुत डिटेल में समझने वाले, क्योंकि आपके एग्जाम में हर एक से प्रश्न बना हुआ है, हर टॉपिक से प्रश्न बना हुआ है। संघ और राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, पंचायती राज, संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो गवर्नेंस का काम करती हैं, जो संविधान को लागू करने का काम करती हैं। बहुत सारी ऐसी आपके संवैधानिक निकाय हैं, जैसे कि वित्त आयोग हो गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो गया, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, वस्तु एवं सेवा कर परिषद हो गया, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के विशेष प्रावधान को लेकर हो गया। किस अनुच्छेद में, किस भाग में है, क्या इनके काम है, कब बने, सारी चर्चा करने वाले हैं। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ेंगे गैर संवैधानिक निकाय यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है वो है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग। बहुत डिटेल में मैंने दे रखा है, आपको पीडीएफ मिलेगी, आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहां से और डिटेल में पढ़ लेना बेटा क्या क्या आने वाला है। केंद्र राज्य संबंध, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, आईपीएस, आईएएस, जो केंद्र और राज्य के अंतर्गत सेवाएं हैं उनको भी हम पढ़ने वाले। निर्वाचन आयोग बहुत चर्चा में है, इस बार बहुत चर्चा में है, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप में है। तो आपसे सवाल बनेगा कि निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है, इसका अध्यक्ष कौन है, कितने वर्ष का कार्यकाल है, कोई भी सवाल बनेगा बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बहुत डिटेल में, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा बेटा। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, राजभाषा, जो आप हिंदी में भी पढ़ेंगे कि राजभाषा संविधान में कहां दे रखी है, वो हिंदी में ही पढ़ेंगे आप। आपातकाल उपबंध की अगर आप बात करें तो संविधान में 3 तरह के आपातकाल हैं, तीनों तरह के आपातकाल को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले। कब लागू होता है, कौन लागू करता है, सारी बातें हम क्लास में करेंगे। ये तो आपको पगडंडी दिखा रहा हूं, ये तो मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूं, पॉलिटी का किस रास्ते से गुजरना है वो हम समझ रहे हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया, हमारे देश का संविधान जब से देश आजाद हुआ है, जब से देश स्वतंत्र हुआ है, एक ही है, बदला नहीं है, या बदला है, बदला है लेकिन पूरी तरह से नहीं बदला है। जहां लगता है यहां संशोधन की आवश्यकता है वहां संशोधन हो जाता है। इसीलिए हमारा संविधान जो है टिका हुआ है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। विदेश नीति को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपके एग्जाम में ही पूछी जाती है। उसके बाद संविधान के प्रमुख भाग, अनुच्छेद, अनुसूची, संविधान संशोधन, जितने भी अब तक हुए हैं, ये सारा का सारा आपका डिटेल सिलेबस है जो आपके यूपीएससी में पूछा गया है। मैं बार बार कह रहा हूं पूछा गया है क्योंकि आपका डिटेल सिलेबस दिया नहीं है, लेकिन पूछे जाते हैं सवाल पूरी की पूरी पॉलिटी से। उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे कि मूल विधि में क्या है। तो मूल विधि में ये भैया, मूल विधि में दे रखा है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम,
महिलाओं के संरक्षण संबंधित विधिक प्रावधान, बच्चों के संरक्षण संबंधी विधिक प्रावधान, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, मोटर वाहन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण और भू राजस्व संबंधी अधिनियम। मूल विधि का ये सारा का सारा हम पढ़ने वाले, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक विद्यार्थी मुझे मिला था ऑफलाइन क्लास में और मुझसे कह रहा था सर पिछले एसआई में एक चैनल वालों में नाम नहीं लूंगा, एक चैनल वालों, उसने तो मुझे बताया था क्या नाम है लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, एक चैनल वालों ने 120 से ज्यादा क्लास कराई। क्वेश्चन आए 5, यानी कि 5/120। प्रायिकता क्या हुई? 24 क्लास में से एक क्वेश्चन आने की प्रायिकता, वो भी प्रायिकता है, ऐसा नहीं होगा। कम से कम क्लास में सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, इस बात का वादा मेरा है, इस बात का वादा मेरा है। सारे क्वेश्चन होंगे बेटा, एक भी नहीं रहने वाला। क्यों? क्योंकि बेटा पॉलिटी के 15 से 16 ये नहीं भूलना है, और मूल विधि के 5 से 6 यानी कि 20 से 22 क्वेश्चन हैं। और ये भी कितने में से? 40 में से भैया, 40 में से 20 से 22 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लगभग मैं कह सकता हूं 50 से 55 % का मामला है। तो सारे क्वेश्चन होने वाले हैं और बेकार कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा, सारा काम का पढ़ाया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कम से कम क्लास में आपका होगा, 120 क्लास मैं नहीं कराऊंगा, 120 से तो पहले ही हो जाएगा भैया, बहुत पहले हो जाएगा। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। ये था आपका सिलेबस जिसकी हमने बहुत डिटेल में चर्चा कर ली है, स्पेशली पॉलिटी और बुद्धि को लेकर। अब बात करते हैं पॉलिटी। थोड़ा सा मैं आपको आज पॉलिटी समझा देता हूं, बाकी कल से मेरी प्रॉपर क्लास और अच्छे से आने वाली है। इंडियन पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी में मैं से किताबों पे पढ़ता हूं टाइटल तो राज व्यवस्था नजर आता है, और राज व्यवस्था भी कहां की बेटा? भारत की, भारत की राज व्यवस्था हम यहां पढ़ने वाले हैं। लेकिन राज व्यवस्था तो राजकाज की व्यवस्था होती है, तो राजकाज की जो व्यवस्था है वो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसे हम पढ़ेंगे। लेकिन आज जो वर्तमान में मैं देखता हूं तो राज व्यवस्था से ज्यादा जरूरी है राज्य की व्यवस्था, एक बहुत शानदार, बहुत सुंदर, राष्ट्र प्रेमी राष्ट्र बनाने की, उसकी बात करते हैं। तो उसे समझने के लिए, ऐसी व्यवस्था को समझने के लिए पहले हमें बहुत डिटेल में समझना है। राज व्यवस्था को जब हम 2 शब्दों में तोड़ें तो एक आएगा आपका बेटा राज्य और दूसरा आएगा व्यवस्था। राज्य, राज्य को आप इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट, हालांकि इंग्लिश से यहां हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपको राज्य समझ में आ जाएगा। दूसरा जो शब्द है बेटा वो है व्यवस्था। यह व्यवस्था प्राचीन समय में शुरू हुई थी, जब कबीलाई लोग थे, कम लोग थे, किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी। जैसे जैसे लोग बढ़ने लगे, जैसे जैसे अपराध बढ़ने लगा, तो मनुष्य पर अंकुश लगाना पड़ा, सीमित करनी पड़ी उसकी स्वतंत्रता, तो उसके लिए व्यवस्था करनी पड़ी, नियम कानून लाने पड़े, वो सब समझने वाले हम। अब हम यहाँ पर राज्य को अगर समझें तो राज्य की बात करें तो बेटा राज्य के होते बेटा 4 अंग। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं बेटा राज्य, उसी को राज्य कहेंगे जहां ये 4 अंग होंगे। कौन कौन से हैं? पहला तो बेटा पहला है भूभाग, यानी कि एक जमीन का टुकड़ा होना चाहिए। और जमीन का टुकड़ा ऐसा नहीं कि आपने समुद्र में ढूंढ लिया कोई टापू, कोई आइलैंड, और उस पर कोई रह ही नहीं रहा, तो उस पर किस पर राज करोगे, किस पर शासन करोगे? ऐसा नहीं, जमीन का टुकड़ा तो चाहिए, लेकिन जमीन का टुकड़ा ऐसा हो जिस पर जनसंख्या हो। और जनसंख्या के मामले में तो भारत के कहने ही क्या है, भारत तो दुनिया में नंबर 1 पर है जनसंख्या में, तो जनसंख्या भरपूर है। और तीसरा अंग जो है बेटा, तीसरा अंग है इसका सरकार, यानी कि इस जनसंख्या को, इस भूभाग को मैनेज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए एक सरकार चाहिए। इस सरकार ऐसी ना हो कि किसी और के कहने पे काम करे, सरकार ऐसी हो जो संप्रभु हो, जो कैसी हो? संप्रभु हो।
वो सरकार होनी चाहिए संप्रभु। तो भैया ये संप्रभु का क्या मतलब होता है? मैं बार बार कह रहा हूं संप्रभु हो, संप्रभु हो, इसका मतलब तो बता दो। तो इसका मतलब ये होता है बेटा निर्णय लेने की स्वतंत्रता। क्या? निर्णय लेने की स्वतंत्रता। और निर्णय लेने की स्वतंत्रता वो भी कैसी? दो तरह की। भाई सरकार, मैं तो अपने घर के निर्णय ले रहा हूं, जा बाजार के ले लूंगा, लेकिन सरकार निर्णय लेती है देश के अंदर और देश के बाहर। तो संप्रभु कैसे होना चाहिए? दो तरह का, आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता क्या मतलब हुआ? मेरे देश के बाउंड्री के अंदर अंदर क्या डिसीजन लेना है ये मेरी सरकार तय करेगी, कोई विदेशी ताकत न बताए कि भैया ये वाला डिसीजन। बाह्य स्वतंत्रता क्या है? विदेश में अब इतने सारे युद्ध चल रहे हैं विश्व, किस देश की तरफ बोलना है, किसके खिलाफ बोलना है, हम उसकी तरफ बोले ना बोले ये हम तय करेंगे, हमारी सरकार तय करेगी। इसे बोलते हैं बाह्य स्वतंत्रता। एक देश है जिसने कहा था कि भारत रूस से तेल न ले, हमने लिया ना, हमने उसकी मानी नहीं मानी। क्यों? कि हम कौन है? हम संप्रभु हैं, हम अपने डिसीजन स्वयं लेंगे। तो ये हो गया बेटा इसकी बात, जहां पर ये चार अंग होंगे, भूभाग होगा, जनसंख्या होगी, सरकार होगी, तो सरकार भी संप्रभु होगी, तो उसे कहेंगे आपका राज्य। राज्य तो बन गया, राज्य तो है भाई, राज्य तो मिल गया हमें, और राज्य मिला है। अब इसके साथ में हम देखते हैं व्यवस्था की बात। व्यवस्था की बात कर लेते हैं। व्यवस्था कैसे होगी? व्यवस्था होगी बेटा नियम और कानून से। नियम और कानून से। जहां नियम और कानून नहीं होता वहां व्यवस्थाएं भंग होती हैं। जहां नियम कानून नहीं होता वहां व्यवस्थाएं भंग होती हैं। और भारत की अगर बात करें, और भारत में स्पेशली जनसंख्या की बात करें, तो भारत की जनसंख्या तो तरह तरह की है, विविध है। कैसी विविध है भैया भारत की जनसंख्या? तरह तरह की, इस तरह से बहुत सारी धर्म है। इंडिया को कहा जाता है इंडिया इज म्यूजियम ऑफ ऑल रेसेस। हर नस्ल का व्यक्ति रहता है यहाँ, और सबके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ऐसे ऐसे कानून आएंगे, तो नियम कानून जो आएंगे, और उन नियम कानूनों का जो संग्रह होगा, जो इनका संग्रह होगा, नियम और कानून का संग्रह क्या कहलाता है बेटा? यही कहलाता है संविधान। ऐसा विधान जो सम हो, समान हो, ऐसा विधान। विधान मतलब कानून, एक ऐसा कानून जो समान हो। किसके लिए समान हो? पूरे देश, पूरे राष्ट्र, हर एक के लिए समान हो, हर व्यक्ति के लिए समान हो, हर नागरिक के लिए समान हो। ऐसे नियम कानूनों के संग्रह को संविधान कहते हैं। अब यहां से परिभाषा बड़ी खूबसूरत निकल के आ रही है मेरे दिमाग में कि संविधान किसे कहते हैं? ऐसे नियम कानूनों का संग्रह जो किसी राज्य को व्यवस्थित रूप से चलाने के काम आए। ऐसे संग्रह को हम क्या बोलते हैं बेटा? संविधान कहते हैं। अब संविधान तो समझ लिया। अब संविधान में ये शासन जो होता है, इस शासन को किया कैसे जाता है, उसे समझने के लिए बेटा हमें पहले शासन के अलग अलग तंत्र पढ़ने पड़े, और उन तंत्रों को यानी कि उन प्रणालियों को समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि शासन के लिए क्या आवश्यक है। तो शासन के लिए बेटा तीन अंग होते हैं, तीन बहुत महत्वपूर्ण शक्ति होते हैं। जहां भी शासन होगा इन तीन शक्तियों से होगा, जिनमें से पहली शक्ति है बेटा विधायिका, यानी कि विधायी शक्ति। विधायी शक्ति का क्या मतलब हुआ? विधायी शक्ति का मतलब हुआ बेटा कि कानून बनाने की शक्ति। कानून बनाने की शक्ति। और दूसरी क्या है? दूसरी है बेटा कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति। तो कार्यपालिका की जो शक्ति है, कार्यपालिका की शक्ति क्या करती है? कानून बनाने का काम करती है, सॉरी कानून का पालन कराने का काम करती है। कानून का पालन कराना।
बहुत ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि मैं यहां से समझाऊंगा कि कौन कौन सा तंत्र है, उसे क्यों ऐसा कहा जाता है। तो एक तो होगी बेटा विधायी शक्ति, जिसे हम कानून बनाने की शक्ति कहते हैं। दूसरी हो गई आपकी कार्यपालिका की शक्ति, और जो तीसरी मैं कह रहा हूं, मैंने तो तीन कहा था ना, तीन होते हैं, तो तीसरी है न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी कि न्याय करने की शक्ति। तीसरी है बेटा न्याय करने की शक्ति, न्याय करने की शक्ति। बहुत अच्छे से नोट्स बनाना, बहुत बढ़िया नोट्स बनवाऊंगा। न्याय करने की शक्ति। अब ये तीन शक्ति तो समझ में आ गई भाई, शासन करने के लिए तीन शक्तियां चाहिए, कानून बनाने की हो, और कार्यपालिका यानी कि कानून को पालन कराने की हो, और न्याय करने की। अभी समझाने क्या वाला हूं मैं आपको, तंत्र। जैसे सबसे पुराना तंत्र कौन सा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, राजतंत्र है ना। राजतंत्र, तो राजतंत्र कहते किसे, राजतंत्र उसे कहते हैं, हम समझेंगे पीपीटी के माध्यम से भी। राजतंत्र उसे कहते हैं जब एक व्यक्ति के हाथ में, एक ही व्यक्ति के पास में ये तीनों शक्तियां हो, कानून भी वही बनाता हो, पालन भी वही कराता हो, और न्याय भी वही करे, और ये तीनों शक्ति वंश परंपरा से मिल जाए, यानी कि उनके पिताजी या माताजी में से किसी के पास पहले से थी, तो ऐसे तंत्र को हम कहते हैं बेटा राजतंत्र। ये रहा, ये लिख रहा आपका सामने कि राजतंत्र किसे कहते हैं, जब तीनों शक्तियां, कौन कौन सी तीनों शक्तियां, कानून बनाने की, उसे पालन कराने की, और न्याय करने की, ये शासन की जो शक्ति है, जब एक ही व्यक्ति में हो, और वो व्यक्ति वंश परंपरा के आधार पर हो, वंश परंपरा के आधार पर हो, तो उसे कहते हैं राजतंत्र। कई बार आपने ये टिप्पणी सुनी होगी राजनीति में कि जब एक नेता का बेटा फिर से आ गया, फिर उसका फिर आ गया, तो उसे क्या कहते हैं, ये तो राजतंत्र चला रखा है आपने, यही टिप्पणी सुनी होगी ना। तो राजतंत्र का मतलब हुआ जब एक ही व्यक्ति में इस तरह की शक्तियां हो और वो वंश परंपरा के आधार पर मिली हो, तो उसे कहते हैं बेटा राजतंत्र। एक सवाल ये बड़ा पूछा जाता है कि शासन के प्रणालियों में सबसे पुराना तंत्र कौन सा है, तो सबसे पुराना तंत्र कौन सा बेटा, सबसे पुराना तंत्र भी क्या है, राजतंत्र है। सबसे पुराना तंत्र भी राजतंत्र है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला तंत्र कौन सा, ये शासन की प्रणाली पढ़ा रहा हूं मैं आपको, तो राजतंत्र तो आपने समझ लिया। नेक्स्ट आपका आता है कुलीन तंत्र। कुलीन यानी कि कुल। कुलीन तंत्र को यह सवाल पूछा गया कई बार कि किस तंत्र को अरिस्टोक्रेसी कहते हैं, या कुलीन तंत्र को और क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं बेटा, अरिस्टोक्रेसी। इसमें क्या होता है, जो राजनीतिक सत्ता है ना, राजनीतिक सत्ता का मतलब यही हुआ कि वो तीनों पावर, तीनों शक्तियां, कानून बनाने की, उसे पालन कराने की, और न्याय करने की, जब ये तीनों शक्तियां थोड़े से लोगों में हो, थोड़े से लोगों में, तो ऐसे तंत्र को क्या कहेंगे, कुलीन तंत्र कहेंगे। ऐसे तंत्र को कुलीन तंत्र कहेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रही है सारी बातें। तीसरा जो तंत्र है वो है बेटा तानाशाही। तानाशाही जिसे बोलते हैं डिक्टेटरशिप, डिक्टेटर हो जाना। और उदाहरण बताऊंगा, यहाँ के उदाहरण से सवाल बनता है कि कौन आपका डिक्टेटरशिप में था, तो इसे अधिनायक तंत्र कहते हैं। अधिनायक तंत्र डिक्टेटरशिप का ही हिंदी मीनिंग है, तो इसी को क्या बोलते हैं, अधिनायक तंत्र, इसी को बोलते हैं तानाशाही। क्या होता है इसमें, ये जो तीनों शक्तियों की हम बात कर रहे हैं बार बार, कौन सी शक्ति याद है ना, कानून बनाने की, पालन कराने की, और न्याय करने की। जब ये तीनों शक्तियां एक ऐसे व्यक्ति के हाथ लग जाए जो निरंकुश हो, निरंकुश, निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश ना हो, ऐसे व्यक्ति के जब हाथ लग जाती है, तो उसे तंत्र को हम बोलते हैं तानाशाही। और यह व्यक्ति किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। तो अगर यह पूछ लिया जाए कि एक ऐसा तंत्र जो, जिसमें जो व्यक्ति है, जिसके हाथ में पावर है, वो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तो ऐसे तंत्र को क्या कहते हैं, तानाशाही कहते हैं। बहुत ज्यादा बढ़िया एग्जाम्पल इसके दो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। एक तो यही कि तानाशाही कहां पर थी, जर्मनी। जर्मनी का कौन सा तानाशाह था, जर्मनी का बेटा हिटलर। हिटलर कहां का था, जर्मनी का था बेटा। तो जर्मनी का हिटलर, ये तानाशाही का एक एग्जाम्पल है। दूसरा बेटा मुसोलिनी। मुसोलिनी, और मुसोलिनी कहां का है, पूछा यही जाता है कि तानाशाही के उदाहरणों में जो मुसोलिनी है,
ये कहाँ का है? ये बेटा इटली। ये दो बहुत बड़े तानाशाह रहे हैं इतिहास में, इटली का मुसोलिनी और जर्मनी का हिटलर। तो यहां से सवाल बनता है आपका। और अब हम बढ़ते हैं आपके तंत्र के बारे में, जो इस समय बहुत फेमस है, दुनिया का लोकप्रिय है, सबसे लोकप्रिय है, और वो है आपका लोकतंत्र, या इसी को कहते हैं लोकशाही, और भी कुछ कहते हैं, और इसी को कहते हैं प्रजातंत्र। डेमोक्रेसी यानी कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन, एक क्या कहलाता है बेटा? लोकशाही या लोकतंत्र कहलाता है। ये सबसे लोकप्रिय प्रणाली है। जितनी भी शासन व्यवस्था है, जितनी भी मैंने आपको पढ़ाई है, ये बड़ी कम है, और भी है, मैंने जो पढ़ाई है आपको जो इंपोर्टेंट है, राजतंत्र, कुलीन तंत्र और तानाशाही, और अब ये आ गया आपका लोकतंत्र। इन सब प्रणालियों में सबसे जो लोकप्रिय हुई वो है आपका लोक। ये वर्तमान की शासन प्रणाली है, वर्तमान में यही सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। किसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं, लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, इसमें सर्वोपरि कौन है? लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है जनता। प्रियम्बल की पहली लाइन कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे? अपने राष्ट्र। ये प्रियम्बल की पहली लाइन बता देती है। जब भी इलेक्शन होता है, जब भी मंत्री बनते हैं नेताजी, तो सबसे पहले कहां आते हैं वोट लेने? जनता के पास आते हैं ना। जनता आशीर्वाद देगी तो मंत्री बनेंगे, तो सरकार बनेगी, तो सत्ता किसके हाथ में? कौन है सर्वोपरि? सर्वोपरि जनता। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सोर्स ऑफ पावर क्या है डेमोक्रेसी में, तो जनता, पीपल ऑफ इंडिया। सत्ता का वास किसमें होता है? ये इसी का मीनिंग है जो आपको मैं समझा रहा हूं। जनता में सत्ता का वास होता है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि लोकतंत्र में सत्ता का वास किसमें होता है? जनता में। आप क्या बताएंगे? जनता में होता है। और इसी में क्या है? लोगों की संप्रभुता। ये बार बार सवाल पूछा गया है इस तरह से आपके शब्द बदल करके कि लोकतंत्र में सर्वोपरि कौन है? जनता है। सत्ता का वास आपका लोकतंत्र में किसमें होता है? जनता में होता है। लोकतंत्र में संप्रभुता किसकी होती है? लोगों की होती है। एक ही सवाल है, बार बार पूछ लिया अलग अलग तरीके से। अब लोकतंत्र की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र, जिसे हम लोकशाही भी कह रहे हैं, प्रजातंत्र भी कह रहे हैं सॉरी, इसके दो व्यवस्थाएं हैं, एक संसदीय शासन व्यवस्था, एक अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। मेरे प्यारे साथियों, ये एक डिटेल टॉपिक है आपका, संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। इससे बहुत डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, और इसी के साथ मैं आपसे कह रहा हूं, लगे रहे, जुड़े रहे, और जोड़े सभी को, अपने साथियों को। बहुत शानदार क्लास मिलने वाली है, एक भी क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। कल मैं इसी के साथ में आपके साथ ये भी चर्चा करूंगा कि किस तरह से रिवीजन करें, किस तरह से आपके नियमों का पालन करें। बहुत शानदार क्लास होने। बहुत बढ़िया। जय हिंद, जय भारत।